हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आज मैं जो डिस्कस करने का जा रही हूँ बहुत ही एक्सप्लेन करूँगी हर एक टॉपिक को। आइए आज का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपका टॉपिक है रिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो है इसको लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम बोला जाता है वर्ल्ड का। ओके, आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्या न्यूज़ है, क्यों न्यूज़ में है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की अगर बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री संजय धोत्रे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डिप्लोमा कोर्स। और इनके द्वारा बोला गया है कि इस कोर्स में यौगिक साइंस भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, योग को यानी कि योगा को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने की बात की जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज अभी रिसेंटली ही हमने 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया। आप लोग मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि योगा डे जो था 2021 को, उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि योगा से लोगों का इम्यून सिस्टम क्या स्ट्रांग रहेगा, और आने वाले टाइम में अगर जब कोविड-19 की बोला जा रहा है कि थर्ड वेव देखने को मिल सकती है, अक्टूबर में हिट कर सकती है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें ताकि ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े और इम्यून सिस्टम जो है लोगों का वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो कोविड का जो असर है वो पर्सन पे ना देखने को मिले, ऐसी चीज़ें सोची जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग की अगर बात करें तो इसको क्या बोला जाता था पहले? नेशनल ओपन स्कूल। इसका रीनेम किया गया एज ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे एग्जामिनेशंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जैसे सीबीएसई बोर्ड और सीआईएसई के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसी तरह के यहाँ पे भी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस देखने को मिलती हैं। ये ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूट है जो अंडर किसके आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यानी कि अब जो एचआरडी है अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में है इसके, उत्तर प्रदेश। नोएडा का उत्तर प्रदेश, एनसीआर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की अगर बात करें, इसको ऑपरेट किया जाता है थ्रू, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगा, नेटवर्क ऑफ रीजनल जो सेंटर्स रहेंगे। ठीक है, स्टडी सेंटर्स रहेंगे इंडिया में और अब्रॉड में भी। करंटली जो एनरोलमेंट है अबाउट 2.71 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं उनका एनरोलमेंट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड वोकेशनल लेवल पे देखने को मिलता है, यानी कि बच्चों के एडमिशन्स जो हैं। लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है ये वर्ल्ड का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर तो मैंने आपको पहले बता दी, नोएडा में है ये। चेयरपर्सन इसके श्रीधर श्रीवास्तव है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। फाउंड इसको किया गया 1989 में, 3 नवंबर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आज के टाइम में? प्लीज़ मेरे को ये भी आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू चाइना से निकल के आ रही है कि क्या बातें की जा रही हैं। हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर। रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना के द्वारा एक मिलिशिया रेडी किया जा रहा है। मीन्स मिलिशिया यानी कि एक तरह की फोर्स है। ठीक है, इससे यानी कि इसमें लोकल तिब्बतन यूथ को इंक्लूड किया जा रहा है। अगर बात करें, ये ऑफिशियली मिलिट्री की तरह नहीं होती है, बट इनको मिलिट्री की तरह ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट का अगर नाम देखें, इस यूनिट का वो है मिमांग चितोंग, इस यूनिट का नाम है। प्रेजेंटली इनकी ट्रेनिंग अभी देखने को मिल रही है। डिप्लॉय इनको जो किया जा रहा है वो अपर हिमालय रेंजेस में, यानी कि बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, यानी इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पे इनकी प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में अगर देखें तो यहाँ आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। आगे बात करें, इनकी जो ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें इंक्लूड क्या क्या किया गया, वेरियस जो टास्क हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, ड्रोन्स जो सिस्टम है इसमें यूज़ किए जाएंगे इनकी ट्रेनिंग में। और जो जैसे इक्विपमेंट जो पहुँचाने हैं इनके यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, तो वो कहाँ कैसे पहुँचाए जाएंगे? जो हॉर्सेस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हिमालय वाला रीजन है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ व्हीकल्स वगैरह जानी टफ हो जाती हैं। ठीक है, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि हॉर्सेस या बुल जो रहते हैं उनके थ्रू ही यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहुँचाए जाएंगे इनके पास। अगर इनकी बात करें, ईस्टर्न लद्दाख
साइड जो है रिसेंट बॉर्डर टेंशन अभी देखने को मिली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में। बॉर्डर जो है सिक्किम एंड भूटान के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए थे चुंबे वैली के पास रोहतांग इन तिब्बत, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भूटान, ठीक है, ये इंडिया है, और ये चुंबे वैली आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट इनका देखने को मिला था, इनको डिप्लॉय किया गया था चाइना की जो फोर्स थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुद्दा ये इशू उठ के आया था। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये, ठीक है, इसको चिकन नेक भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली नियर पैंगोंग, जो पैंगोंग सो लेक है ईस्टर्न लद्दाख में। यहाँ पे भी जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला चाइना का, ये हमारे लिए काफ़ी सीरियस मुद्दा हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड। क्लियर है इतना? तो हमारी सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये डोकलाम वाला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भूटान है, ये इंडिया, ठीक है। तो ये सिक्किम वाला रीजन है इंडिया का, क्लियर। और ये वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी जो एरिया देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल का। अगर बात करें जो डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है न्यू मिमांग चितोंग यूनिट की, हमारे ही जैसे जैसे ओल्ड स्पेशल हमारी फॉरिएंटर फोर्स है, उसी ही तरह की आप हमशक्ल बोल सकते हैं, उसी की तरह की फोर्स रेडी की जा रही है इनके द्वारा। तो जैसे स्पेशल ओरिएंटेड फोर्स है, ठीक है, तो नॉलेज दी जा रही है इनको इन्हीं की तरह तिब्बतिन्स को। मिमांग चितोंग जो है ये लोकल नॉलेज जो इनको देखने को मिली तिब्बतिन्स एज वेल एज लोकल जो रेजिस्टेंस है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस इन प्रॉब्लम इन अल्पाइन वॉरफेयर, ठीक है। अगर बात करें जो हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स है, यानी कि हमारे जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर टच करते हैं, उन बॉर्डर्स को जो यानी कि बॉर्डर्स को जो गार्डन करने का काम करते हैं, उनको सिक्योर करने का काम करते हैं, हमारी अलग अलग फोर्सेस हैं उसमें इन्वॉल्व। अगर बात करें बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री टच करती है, वहाँ पे बीएसएफ आपको फोर्स देखने को मिलेगी। जो हम बाउंड्री है 4097 किलोमीटर। चाइना, चाइना के बॉर्डर पे इंडो तिब्बतिन बॉर्डर पुलिस फोर्स और स्पेशल फोरेंट्री फोर्स देखने को मिलती है। पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ, नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, म्यांमार असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी, भूटान सशस्त्र सीमा बल, अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये याद रखिएगा, मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि कौन से बॉर्डर पे कौन सी फोर्स तैनात रहती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है ये कि हमारी जो कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करने वाली जो कंट्री है, उसका बॉर्डर है बांग्लादेश का, कितना 4097, और सबसे कम है अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर, ठीक है। टोटल 7 जो कंट्रीज़ आप बोल सकते हैं हमारी कंट्री के साथ उनके बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिलीप कुमार जो बेहतरीन एक्टर थे, ठीक है, तो हाल ही में उनकी डेथ हुई है। इनको फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड भी बोला जाता है। अगर बात करें वेटरन एक्टर और प्रोड्यूसर रहे दिलीप कुमार, उनकी डेथ हुई, ठीक है। ये 98 ईयर्स के थे और इशू था, मतलब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे, ठीक। तो इनकी इसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हुई ही, और एडमिट थे ये मुंबई हॉस्पिटल जो है हिंदुजा हॉस्पिटल में, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी देखने को मिली, सांस इनकी रुक गई, ओके। ऑक्सीजन की सपोर्ट से इनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। अगर बात करें तो लास्ट इनकी जो सांस ली गई 7 जुलाई यानी कि आज ही के दिन ली गई। सेकंड टाइम जो है इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था एक ही मंथ में 2 बार। और 6 जून की अगर बात करें तो इनको एडमिट किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यही याद रखना है कि दिलीप कुमार जी हैं, इनको फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड बोला जाता था। और इनका ओरिजिनल नेम आपको याद रखना है मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है। तो ऑफन जो रेफ़र किया जाता है इनको फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और साथ ही साथ ये डिस्टिंक्ट फॉर्म मेथड ऑफ एक्टिंग टेक्निक लेके आए, मतलब अलग टेक्निक लेके आए इंडियन सिनेमा में। दिलीप कुमार जो हैं इनके हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं इनके पास, रिकॉर्ड है इनका। बेस्ट एक्टर का इनको अवार्ड मिल चुका है बहुत बार। ही ऑल्सो रिसिपेंट इनोग्रल फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब इनके द्वारा फिल्म फेयर अवार्ड को भी इनोग्रेट किया गया था। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर।
तो इसके बारे में क्या बात की जा रही है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात की जा रही है कि जो ओपन नेटवर्क है उसको बढ़ावा देना। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, एम क्या है कि ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, ओपन नेटवर्क को डेवलप करना है, ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी को। ओपन नेटवर्क जो है वो डेवलप किया जाएगा यूज़ करने के लिए। ओपन स्पेसिफिकेशन, ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स स्पेशल रहेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे। डेवलपिंग जो है इस प्रोजेक्ट के जो देखने को मिलेंगी, इस प्रोजेक्ट को डेवलप किसके द्वारा किया गया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। एडवाइजरी काउंसिल इसमें स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को कि कैसे कैसे मेजर्स लेने चाहिए इसके रिकॉर्डिंग। इसमें जो मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल्स है इसके नाम याद रखिएगा इनके, RS शर्मा CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, नंदन नीलकनी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, इंफोसिस जो कंपनी है IT कंपनी है हमारी इंडिया की, अरविंद गुप्ता जो को फाउंडर एंड हेड ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। ये जो तीनों पर्सनैलिटीज़ हैं ये मेंबर है एडवाइजरी काउंसिल के, जो एडवाइस करेगी कि कैसे कैसे हमें मेजर आने वाले टाइम में लेने चाहिए। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करने का क्या करेगी, काम करेगी। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली आपको दिया जाएगा और पूछ लेंगे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, ऑपरेट जो एरियाज़ है इंडिया में इसका ऑपरेट किया जाता है जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑपरेशन जो सारी चीज़ें मेजर्स वगैरह लिए जाते हैं। फाउंडेशन यानी कि इसका फाउंड कब किया गया, 1995 में किया गया। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले ही बता दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट काफ़ी अहम आपको देख सकते हैं अहम मुद्दे जो देखने को मिल रहे हैं अभी। अभी न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है 8 स्टेट्स के। ठीक है, और साथ ही साथ न्यू कैबिनेट्स का भी रिशफल देखने को मिलेगा। आज ही शाम तक आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन न्यू अभी कैबिनेट मिनिस्टर बना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। थावर चंद गहलोत जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर, इनको बनाया गया है। जो यूनियन मिनिस्टर थे, सॉरी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के, इनको अभी गवर्नर किसका बनाया है, कर्नाटका का। ठीक है, ये सारी जो लिस्ट है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को स्टेट्स में। बात करें PS श्रीधरन पिल्लाई, ये गवर्नर बने हैं मिजोरम के। पहले सॉरी, गवर्नर ऑफ मिजोरम इज ट्रांसफर अपॉइंट एज गवर्नर ऑफ गोवा। पहले ये मिजोरम के गवर्नर थे, अब इनको गोवा के गवर्नर बनाया गया है। श्री सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर ऑफ हरियाणा ट्रांसफर एंड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। सत्यदेव नारायण जो हैं आर्य, इनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। रमेश बाइस जो त्रिपुरा के गवर्नर थे, इनको ट्रांसफ़र किया गया यानी कि इनको झारखंड का बनाया गया है। थावर चंद गहलोत जो पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, इनको कर्नाटका का गवर्नर बनाया गया है। श्री बंदरू दत्तात्रेय ये जो गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, अब ये हरियाणा के गवर्नर रहेंगे। हरि बाबू कंबमपति मिजोरम के गवर्नर। मघु भाई चंगा भाई पटेल, अब ये गवर्नर रहेंगे मध्य प्रदेश के। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर गवर्नर रहेंगे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अगर आपकी कोई स्टेट है यहाँ से बिलोंग करिए जो मैंने आपको अभी लिस्ट बताई है, तो आप लोग याद रखिएगा स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो पूछे जाएंगे ही। ठीक है, गवर्नर्स के नाम दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि ये कौन सी स्टेट के अभी रिसेंटली गवर्नर बनाए गए हैं। अब कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्टर्स अभी रीशफल किए जाएंगे उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, तो हम आने वाले टाइम में उसको भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ एन एक्टिविस्ट प्रीस्ट, यानी कि अभी ये देखने को मिल रही हैं चीज़ें। एक्टिविस्ट थे ये जिनका नाम था स्टैन स्वामी। ठीक है, तो इनकी हाल ही में ही डेथ हुई है। काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है क्योंकि ये जेल में थे, तो जेल में इनको ये कोविड-19 से पॉजिटिव थे, तो इनको जेल से बाहर भी नहीं निकाला गया, ना ही डॉक्टर प्रोवाइड करवाया गया। तो इसी चीज़ को लेके ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये भीमा कोरेगांव जो वायलेंस था, ठीक है, इनके द्वारा लीड किया गया था ये सारी चीज़ें, तो इसलिए
ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी वॉयलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिएगा, ये स्टैन स्वामी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात हो रही है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है, तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका टाइटल है, रिपोर्ट का टाइटल रोड टू यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एनहेंसिंग द पार्टनरशिप एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। यानी कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो हमारा मोटिव है सेल्फ रिलायंस का, कि हम इंडिपेंडेंट ना रहें अनदर कंट्रीज़ में, खुद ही डिपेंड रहें और एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, उससे रिलेटेड ये सारी जो टाइटल है वो निकल के आया है। अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल जो एनुअल सर्वे, यानी कि इसका जो सर्वे वो एनुअली किया जाता है, डूइंग बिजनेस इन इंडिया, यानी कि बिजनेस के मामले में इंडिया में अगर बात करें तो 77% ऑफ यूके कंपनीज बिलीव करती हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन ये अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज नहीं है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। रिफॉर्म्स जो हैं कुछ जो लिए गए हैं अंडर सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम के अंडर, बोला गया है कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिल सकते हैं यूके के लिए और ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। अगर बात करें मेक इन इंडिया जो कैंपेन है हमारी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया 2014 में, ताकि सिक्योर कर सके मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकें फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। ये इसका मोटिव है। अगर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2020 में। इकोनॉमिक स्टेमुलस पैकेज इसके लिए दिया गया आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए 20 लाख करोड़, जिसका एम है कि अचीव करना, हमने सेल्फ रिलायंस बनना है, अपने आप पे ही डिपेंड रहना है, अनदर कंट्री पे हमें डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े और हम लोग क्या कर सके, अपनी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर सके। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। पैकेज जो है वो एक्सपेक्ट, यानी कि फोकस किया जा रहा है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस के ऊपर, ये फोकस है, आप देख सकते हैं। मेन फोकस इस पैकेज का क्या है कि लैंड पे फोकस करना है, लेबर पे फोकस करना है, लिक्विडिटी बनाए रखनी है और लॉस सही तरीके से होने चाहिए। एम क्या है कि कटिंग डाउन करना है, कि इम्पोर्ट जो हम करते हैं अदर कंट्री से, वो डिपेंडेंसी हम लोग की खत्म हो जाए और इम्प्रूव करे सेफ्टी, कॉम्प्लियंस एंड क्वालिटी गुड्स और टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। मिशन जो है फोकस किया गया प्रमोट करना लोकल प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अगर आत्मनिर्भर भारत रोड अहेड की 5 पिलर्स देखने को मिलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है 20 लाख करोड़ है, अबाउट 10% ऑफ जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं। फोकस लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पे किया जा रहा है। लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है विलेज लेवल पे, उनको प्रमोट किया जाएगा। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं अनदर, इनको प्रमोट किया जाएगा। रिफॉर्म जो लाए जाएंगे, यानी कि सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में अच्छा रिफॉर्म ला सकें। रैशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉज हों, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हों ताकि उसकी कैपेबिलिटी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो अच्छी तरह से देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हो हमारे इंडिया में। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कॉमन जो सीएससी है, सीएससी के अंडर जस्टिस फॉर ऑल, इसकी क्या बात हो रही है, क्योंकि टैली जो लॉ प्रोग्राम है इसके अंडर ही देखने को मिलता है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सीएससी की फुल फॉर्म। अभी क्या बात की जा रही है टैली लॉ प्रोग्राम के तहत, रिसेंटली ही जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे अभी जो टैली लॉ प्रोग्राम है इसको क्या किया गया था, इनोग्रेट किया गया था, उसी की ही याद में, यानी कि अभी आपको इसके 9 लाख बेनिफिशरीज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी की सेलिब्रेशन की जा रही है कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, ठीक है, थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर जो है रिलेटेड टू टैली लॉ प्रोग्राम। कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हेल्थ सर्विस हो गया, टैली जो लॉ प्रोग्राम है इसके तहत ही रहते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम हो गया, फ्री जो एजुकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर्स प्रोग्राम, और भी बहुत सारे क्विज़ेस देखने को मिलते हैं बच्चों के लिए, ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंडर ही देखने को मिलती है। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो प्रोग्राम है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर का, सर्व जो करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेरियस जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करवाई जाती है, स्पेशली जो विलेज लेवल है, हमारी विलेज जो है इंडिया में उस लेवल पे। टैली लॉ प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, कोलैबोरेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहा। 2017 में इसको क्या किया गया,
लॉन्च किया गया। प्रेजेंटली अगर देखें तो ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर टोटल 633 डिस्ट्रिक्ट्स में और 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किए जा रहे हैं अक्रॉस 34 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज थ्रू नेटवर्क। आपको अगर देखने को मिले टोटल कितना 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स के नेटवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं टोटल 633 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर बात करें फंक्शनरीज जो हैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स एंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स एंड पैनल लॉयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ से आप समझिए जो प्रोसेस रहता है टेली लॉ सर्विस का, पहले तो है एक पैरा लीगल वॉलंटियर होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सिटीज़न जिसको मतलब जैसे लॉयर से कंसर्न करना है, एक कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि वहाँ पे जाके ये लीगल एडवाइस ले सके लॉयर से, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो केस वगैरह जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे केस की होगी। शेड्यूल जो है अपॉइंटमेंट फॉर कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट दी जाएगी प्लस पेमेंट रिसिप्ट होगी। पेमेंट जो है वो सबके लिए नहीं है, यानी कि स्पेसिफिकली जो लोग रहेंगे जो आते हैं उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है, तो जो फ्री लीगल एड के तहत जो लोग आएंगे उसके अंडर जैसे जैसे रहता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर जो आएंगे उनको ये फ्री सर्विस रहेगी, बाकियों के लिए फ़ीस यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। सिटीजन्स जो हैं वो स्पेसिफिकली डेट एंड टाइम जैसे मतलब वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कब आप लोगों का कंसल्ट होगा लॉयर से या फिर जजेस से, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। टेली कंसल्टेशन होगा बाय एक्सपर्ट के द्वारा और रिसिप्ट जो दी जाएगी लॉयर के द्वारा, फिर केस को क्लोज कर दिया जाएगा। ये सारा चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो टाइम की बचत होगी, स्पेशली जो सीक लीगल एडवाइस है विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, जो लीगल एडवाइस ली जाएगी किसी भी पर्सन के द्वारा बिना टाइम वेस्ट किए और मनी को वेस्ट किए, क्योंकि जैसे जो लोग रहते हैं ना जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई, ठीक है, जो प्राइवेट लॉयर को हायर नहीं कर सकते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़ें। ये जो फ्री जो सर्विस है वो ओनली एलिजिबल है किसके लिए, जो अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, उसके अंडर जो लोग हैं। नॉमिनल फीस चार्जेस यानी कि बाकियों के लिए नॉमिनल फीस चार्जेस देखने को मिलते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू अगर देखिए रिसेंट रिपोर्ट के द्वारा जो टाइटल है क्वालिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ फ्री लीगल एड सर्विस इन इंडिया, मेजॉरिटी इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ्री लीगल एड सिस्टम का फ़ायदा उठाया है। और सर्विसेज जो ऑप्शन है ओनली व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड, यानी कि उनके लिए ही है जो प्राइवेट लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इनिशिएटिव जो है ये स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 को भी पूरा करने के लिए सहयोग देता है, यानी कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 देखने को मिलते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है। 17 टोटल आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला है गरीबी को हटाना, भूखमरी को ख़त्म करना, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर की जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में देखने को मिलती है उसको ख़त्म करना, यानी कि जेंडर इक्वालिटी लेके आना, सैनिटेशन यानी कि वाटर जो है साफ़ पानी जो है लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग तो प्लीज़ आप मेरे को डाउट अपने बताइएगा, ठीक है, उसको मैं आगे क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।